हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदास एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला छोटी बच्ची की, दूसरा छोटे बालक की, तीसरा महिला की, चौथा पुरुष की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छोटे बच्चे की जो आवाज़ की आवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग कि प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, दूसरा दिया है 2,000 हर्ट्ज से कम, तीसरा दिया है 20 हर्ट्ज, चौथा दिया है 200 हर्ट्ज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला है हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण है। तो पहला ऑप्शन है प्रवर्तन, दूसरा ऑप्शन है घर्षण, तीसरा ऑप्शन है कंपन, चौथा ऑप्शन है प्रकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपन के कारण हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव के कानों के लिए सर्वथा प्रास है, इन सुनने की जो प्रास है वो कितना है। तो पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, दूसरा है 2,000 हर्ट्ज तक, तीसरा है 20 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला है क्वेश्चन कि अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी है। पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम, दूसरा है 20 हर्ट्ज से अधिक, तीसरा है 2,000 हर्ट्ज और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम जो है अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। अगला है क्वेश्चन कि कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या है। कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या है। तो पहला है मीटर, दूसरा दिया है केजी, तीसरा दिया है सेकेंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी मीटर हो जाएगा। अगला है आवृत्ति का मात्रक क्या है। आवृत्ति का मात्रक क्या है। तो पहला ऑप्शन है प्रति सेकेंड, दूसरा है फ्रेक्शनल, तीसरा दिया है हर्ट्ज, चौथा दिया है ऑप्शन सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस कारक पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन दिया है आयाम, दूसरा है तरत्व, तीसरा ऑप्शन शोर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आयाम पर जो है ध्वनि की प्रबलता निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि जो तरंगे होती है उनकी प्रकृति कैसे होती है। तो पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अनुदैर्ध्य, तीसरा दिया अप्रगामी और चौथा ऑप्शन दिया है विद्युत चुंबकत्व। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुष्य पर प्राश्रव्य तरंगे का क्या प्रभाव होता है। तो पहला ऑप्शन दिया सुनी जा सकती है, दूसरा ऑप्शन दिया नहीं जो सुनी जा सकती है, तीसरा है कभी कभी सुनी जा सकती है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो प्राश्रव्य तरंगे हैं वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जाती है। अगला है क्वेश्चन कि शिकारी परभक्षियों या बधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदनों का बनाना, तीसरा दिया है ध्वनि का प्रकीर्णन, चौथा दिया प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती है।
पहला कारण है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होने के कारण, तीसरा है ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जो विस्फोट होता है वो दूर तक सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है, यह क्या संकेत देता है? जब चालक को विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के कलर में परिवर्तन होता है, यह क्या संकेत देता है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, दूसरा दिया है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, तीसरा दिया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, और डी नंबर ऑप्शन दिया है कि विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? पहला इसका ऑप्शन है ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा रासायनिक प्रभाव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग जो होता है विद्युत बल्ब में किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, पहला लोहा, दूसरा दिया है क्रोमियम, तीसरा दिया है तांबा, चौथा दिया है एल्युमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्रोमियम। क्रोमियम का विद्युत लेपन के द्वारा वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का लेपन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है टीन, दूसरा जिंक, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा लोहा। तो इस पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीन। टीन का हम लोग लोहे के डिब्बे पर लेपन लगाते हैं ताकि जो हमारा खाद्य पदार्थ है संरक्षित रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? इनमें कौन जो है विद्युत धारा का सुचालक है? पहला ऑप्शन दिया है लकड़ी, दूसरा रबर, तीसरा कागज, चौथा पीतल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीतल। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? साइकिल के हैंडल हो गया चाहे पहिया हो गया तो उसको चमकदार बनाने के लिए किस विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है? पहला है क्रोमियम, दूसरा है लोहा, तीसरा एल्युमिनियम, चौथा टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम का लेप चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन सा घोल जो है विद्युत का सुचालक है? तो पहला ऑप्शन है नींबू का रस, दूसरा है अशुद्ध जल, तीसरा है यूरिया, चौथा है खाद्य तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नींबू का रस जो है विद्युत का सुचालक है। अगला है विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? पहला ऑप्शन दिया है केवल ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन दिया है रासायनिक प्रभाव, तीसरा दिया है चुंबकीय प्रभाव, चौथा दिया है ऊष्मीय, चुंबकीय तथा रासायनिक प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत धारा ऊष्मीय भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न करता है, रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है? पहला ऑप्शन पारा, दूसरा सिरका, तीसरा अशुद्ध जल, उसके बाद नमक का विलयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशुद्ध जल, यानी कि जो गंदा पानी होता है उसी को हम लोग अशुद्ध जल बोलते हैं। अगला है क्लिनिक थर्मामीटर के तापमान रीडिंग की रेंज क्या होती है? जो क्लिनिक थर्मामीटर होता है उस थर्मामीटर का रेंज क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया 45 से लेकर 42
-2 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऑप्शन -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस। और फोर्थ ऑप्शन है कि 32 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक जो है थर्मामीटर के तापमान का रीडिंग रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है? बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है? तो पहला ऑप्शन है सामान पकड़ने में सहायता होती है। दूसरा ऑप्शन है कि हाथ में जलन नहीं होता है। तीसरा, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। चौथा, हाथ में घर्षण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस विद्युत धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है तांबा, दूसरा दिया है जिंक, तीसरा दिया है एल्युमिनियम, चौथा दिया है टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक। जिंक धातु का हम लोग लोहे के पुलों को बचाने के लिए लेपन करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? पहला ऑप्शन दिया है तांबा, दूसरा दिया है लोहा, तीसरा दिया है एल्युमिनियम, चौथा एबोनाइट। तो विद्युत का कुचालक जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन विद्युत का कुचालक, दूसरा विद्युत का सुचालक, द्रव के चालक, द्रव के कुचालक। तो ये सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत के सुचालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो पदार्थ अपने से होकर आसानी से धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? सेम उसके उल्टा ये क्वेश्चन है, तो इसका उल्टा ही आंसर होगा, यानी विद्युत के कुचालक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। अगला है क्वेश्चन कि कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन आवेश उत्पन्न होता है? कांच के रेशम को से रगड़ने पर रेशम में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? पहला धन एवं ऋण दोनों आवेश, दूसरा ऑप्शन ऋण आवेश, तीसरा धन आवेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धन आवेश। क्या हो जाएगा? धन आवेश उत्पन्न होता है। अगला है भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है भूकंप लेखी, दूसरा दिया है रिएक्टर पैमाना, तीसरा दिया है कंप्यूटर, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूकंप लेखी लेखी यंत्र के द्वारा हम लोग भूकंपी तरंगों को अभिलेखित करते हैं। अगला है क्वेश्चन कि विपरीत आवेशों के बीच होता है, विपरीत आवेशों के बीच होता है। पहला ऑप्शन दिया आकर्षण, दूसरा दिया प्रतिकर्षण, तीसरा दिया आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, आकर्षण। अगला है आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है आवेश, दूसरा ऑप्शन दिया है तड़ित, तीसरा दिया है प्रतिकर्षण, चौथा दिया है भूकंप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तड़ित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि तड़ित यानी बिजली गिरना को ही तड़ित कहते हैं। इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दिया है कि ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेनी चाहिए, दूसरा दिया है कि ज़मीन पर लेटना चाहिए, तीसरा दिया है कि ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए,
चौथा ऑप्शन दिया है खुली जगह में घुटनों के बल सिमटकर सिर को हाथों से ढककर बैठना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खुली जगहों में घुटनों के बल सिमटकर सिर को हाथ से ढककर बैठना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया रिएक्टर पैमाना, दूसरा दिया कमानीदार तुला, तीसरा दिया साधारण तुला, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप को मापने की तीव्रता को हम लोग रिक्टर पैमाना कहते हैं, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में किसे रगड़ने से आसानी से उसे आवेशित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है तांबे की छड़, दूसरा प्लास्टिक पैमाना, तीसरा ऊनी वस्त्र, चौथा फूला हुआ गुब्बारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तांबे की छड़ को जो है हम आसानी से रगड़ कर उसमें जो है आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा तड़ित। तड़ित आंसर सही हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि समान आवेशों के बीच होता है, समान जो आवेश रहेंगे उसमें क्या होगा दोस्तों? चार ऑप्शन दिया है, पहला आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण, तीसरा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला नेक्स्ट कि विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि सुंदरता के लिए, दूसरा ऑप्शन है विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, तीसरा मजबूती के लिए, चौथा प्रकाश अवशोषित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किंक होती है? निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किंक होती है? तो पहला ऑप्शन दिया प्रयोगशाला थर्मामीटर, दूसरा क्लिनिक थर्मामीटर, और सी नंबर ऑप्शन है दोनों ए तथा बी, और डी नंबर है डिजिटल थर्मामीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लिनिक थर्मामीटर में जो है किंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन दिया है कि छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं, दूसरा दिया कि धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है, तीसरा है तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं, डी नंबर है कि ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो कांच की छड़ है वो क्या हो जाते हैं? धनावेशित हो जाते हैं, और जो कपड़ा हो वो ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं? पहला ऑप्शन सूर्य, दूसरा मानव, तीसरा लकड़ी, चौथा दीवार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सूर्य जो है प्रदीप्त वस्तु है। अगला है क्वेश्चन कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं। तो पहला है प्रदीप्त, दूसरा है अदीप्त, तीसरा है आत्मदीप्त, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदीप्त वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तु है? निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तु है? पहला ऑप्शन है आग, दूसरा है विद्युत बल्ब, तीसरा है दर्पण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। पहला ऑप्शन दिया 50 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो पहला दिया है 2,
दूसरा ऑप्शन दिया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 जो है प्रवर्तन के नियम होते हैं। नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? आँख में जो प्रकाश जाता है तो उसे कौन नियंत्रित करता है? पहला को ऑप्शन है एस्क्लेरा, दूसरा है रेटिना, तीसरा है आइरिस, चौथा है कॉर्निया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस। अगला है क्वेश्चन कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? पहला क्वेश्चन दिया आभासी, दूसरा है वास्तविक, तीसरा है सामने, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। अब अगला है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग प्राथमिक होते हैं? तो पहला है 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा 3, चौथा 4। तो श्वेत प्रकाश में जो रंग प्राथमिक होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते दोस्तों? 3। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।